हेलो फ्रेंड्स, ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट ROAR प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर इंग्लिश स्पोर्टिंग एरर फर्स्ट चैप्टर सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से हमें करेक्ट देखना है। तो फर्स्ट है द लाइट वेंट आउट वाइल आई हैव बीन प्लेइंग। सेकेंड है द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश इज माई फ्रेंड सन। Third, a rolling stones is gathering no moss. D. We had a drink of a sparkling water. तो इसका आंसर है B. The boy who won the first prize in English is my friend's son. ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। अन्य विकल्प में व्याकरण संबंधी त्रुटि है। सेकंड, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। द वर्क इज too much for any person to do singly handle. The tops of the mountains was covered with snow. I like the little paddler which has a crook nose. D. His knowledge of Indian language is far beyond the ordinary. उपरोक्त विकल्प में से डी हिज नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेज इज फॉर बियॉन्ड द ऑर्डिनरी ग्रामेटिकली शुद्ध है। अन्य विकल्पों में व्याकरण संबंधी त्रुटि है, जैसे फर्स्ट में टू की जगह टू मच होना चाहिए था, ये वाला टू, और बी ऑप्शन में वाज की जगह वर, वाज के स्थान पर वर का प्रयोग होगा, और विकल्प सी में विच के स्थान पर हु का प्रयोग होगा, ये गलत है। ओके, माई फादर इज वन ऑफ दोज पीपल हु डजंट लाइक फुटबॉल। ये क्वेश्चन नंबर 59 to 61। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच कंटेन ए मिस्टेक। तो ऑप्शन डी में टेंस की गलती प्रकट की गई है, क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट वन ऑफ दोज, ये वन ऑफ दोज प्यूपिल में दोज प्यूपिल बहुवचन का सब्जेक्ट है, तथा इसके साथ बहुवचन की क्रिया डोंट का प्रयोग होगा, ना कि डजंट का। तो करेक्ट सेंटेंस है माई फादर इज वन ऑफ दोज पीपल हु डोंट लाइक फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 4, द मेन आइडियल अलोंग विद द ज्वेल्स वर फाउंड मिसिंग दिस मॉर्निंग। तो दिए गए वाक्य के विकल्प बी में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती प्रकट कर रहा है। नियमित यदि दो नाउन या प्रोनाउन अलोंग विद से जुड़ते हैं तो पहले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है, अतः वर्ब के स्थान पर वाज होगा। जैसे ये मेन आइडियल अलोंग विद द ज्वेल्स वर फाउंड, तो वर्ब की जगह वाज का प्रयोग होगा। द मेन आइडियल अलोंग विद ज्वेल्स वाज फाउंड मिसिंग दिस मॉर्निंग। तो इसमें साथ के साथ ही आपको ये भी बताया गया है कि ये कैसे होगा। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। यदि दो नाउन या प्रोनाउन अलोंग विद से जुड़ते हैं तो पहले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा, या मीन्स अगर पहले सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से, अतः वर्ब के स्थान पर वाज का प्रयोग होगा। नाइदर द मैनेजर नोर हिज सेक्रेटरी वर अवेलेबल फॉर कमेंट्स। तो ऑप्शन नंबर सी में वर जो है वो वर्ब की एग्रीमेंट गलत दी गई है, क्योंकि जब वाक्य नाइदर नोर से जुड़ा हो तो वर्ब अपने एंटीसीडेंट यानी कि नज़दीक वाले के अकॉर्डिंग लगता है। जहाँ वाक्य का सब्जेक्ट सेक्रेटरी एक वचन करता है, ये सेक्रेटरी नाइदर द मैनेजर नोर हिज सेक्रेटरी, तो ये सिंगुलर है, तथा इसके बाद प्रयोग होने वाला वर्ब वाज एक वचन में होगा, अतः विकल्प सी में वर्ब के स्थान पर वाज का, यानी कि सेक्रेटरी जो है वो सिंगुलर है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे वाज का प्रयोग होगा, ना कि वर्ब का। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। ये यहाँ से जब वाक्य नाइदर नोर से जुड़ा हो तो वर्ब अपने जो नज़दीक वाला जो शब्द होगा या वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग लगता है। तो यहाँ वाक्य का सब्जेक्ट जो है वो सेक्रेटरी एक वचन करता है, तथा इसके बाद प्रयोग होने वाला वर्ब
एक वचन में होगा, अतः विकल्प सी में वर के स्थान पर वाज का प्रयोग होगा। द सेंटेंस गिवन बिलो हैज वन एरर इन इट, विच ऑफ द पार्ट्स दैट फॉलो हैज द एरर, एवरीवन अटेंडिंग दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड फेमस न्यूरोलॉजिस्ट हैव टू वियर ए नेम टैग। तो इसमें आपको इनकरेक्ट देखना है कि क्या है। तो ये जो न्यूरोलॉजिस्ट हैव, ये इनकरेक्ट है। दिए गए वाक्य के विकल्प न्यूरोलॉजिस्ट हैव में गलती है, यहाँ सही रूप न्यूरोलॉजिस्ट हैज का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य का जो सब्जेक्ट है वह एवरीवन अटेंडिंग दिस कॉन्फ्रेंस, ये सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग होगा, ना कि हैव का। ठीक है, ये जो एवरीवन अटेंडिंग दिस कॉन्फ्रेंस है तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसके लिए हैज का प्रयोग होगा, ना कि हैव। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। तो सेंटेंस है, द गर्ल एक्सप्लेन टू दैम दैट हर हैड ऑलवेज लाइक्ड फ्लोइंग एंड हैड नेवर बीन अफ्रेड ऑफ बीइंग इन द एयर। तो इसका जो आंसर है वो होगा दैट हर हैड। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। दिए गए वाक्य के रेखांकित भाग यानी कि एक्सप्लेन्ड टू दैम दैट हर हैड में हर के स्थान पर इसका नॉमिनेटिव केस अर्थात सब्जेक्टिव कर्ता कारक सी का प्रयोग किया जाएगा, ना कि हर का प्रयोग, क्योंकि यह दिए गए वर्ब लाइक का सब्जेक्ट होगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा द गर्ल एक्सप्लेन टू दैम that she had always liked flying and had never been afraid of being in the air। तो जो ये क्वेश्चन था द गर्ल एक्सप्लेन, तो उसमें हर की जगह सी का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एरर इन इट। तो इफ़ वन हैज़ टू लिव इन सोसाइटी ही मस्ट कन्फर्म टू इट्स रूल्स। तो उपयुक्त वाक्य में ही मस्ट कन्फर्म के स्थान पर वन मस्ट कन्फर्म का उपयोग होगा, या क्वेश्चन नंबर बी में यहाँ पे, क्योंकि जब वन का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह होता है तो उस वाक्य में वन का प्रयोग अन्य प्रोनाउन के लिए भी होगा, यानी कि अगर यहाँ पे वन है तो फिर यहाँ पे भी वन मस्ट कन्फर्म होगा। Identify the underlined part of the sentence which is not grammatically correct. The weather was very pleasant, so we deciding to go for a walk। तो उपरोक्त वाक्य में so we deciding के स्थान पर so we decided का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य में वर्ब के पास्ट फॉर्म की आवश्यकता है, इसलिए डिसाइडिंग के स्थान पर वर्ब की सेकंड फॉर्म डिसाइडेड का प्रयोग होगा। तो ये डिसाइडिंग तो देखने से ही रॉन्ग लग रहा था। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द गिवन सेंटेंस हैज़ 4 पार्ट्स मार्क्ड P, Q, R and S। चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विद द एरर एंड मार्क एज योर आंसर। इफ देयर इज नो एरर मार्क एज योर आंसर। तो इसमें पावर मैनेजमेंट कंपनी ईटन हैज़ inaugurated its India Innovation Center at मेगापार्टा सिटी इन पुणे, नो एरर। तो इसमें कोई एरर नहीं है, ये राइट है। मैं आपको दोबारा से पढ़ के सुना देती हूँ। पावर मैनेजमेंट कंपनी इटन हैज़ inaugurated इट्स इंडिया इनोवेशन सेंटर एट मागारपाटा सिटी इन पुणे। क्वेश्चन नंबर 11, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द लेटर of that part is the answer. If there is no error, the answer is D। तो it is the newspaper that expose us to the widest range। both it is the newspaper and that expose us to the widest range। तो इसमें कोई भी error नहीं है। The given sentence has no error, hence option D is correct answer। Question number 12, in the given question find out which part of the sentence has no error, choose the correct option accordingly। are you coming or is you staying at home or will you go and see mom।
उपरोक्त वाक्य के पार्ट सेकंड में इज यू स्टेइंग के स्थान पर आर यू, अगर यहाँ पे आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी यू के साथ तो आर ही आएगा, इज का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। आर यू स्टेइंग का प्रयोग होगा क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट यू प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग इसके स्थान पर होगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आर यू कमिंग और आर यू स्टेइंग एट होम और विल यू गो एंड सी मम। In the question given, find out which part of the sentence has no error. In case of no error, answer would be fourth. Choose the correct option accordingly. Each of these three roads lead to the railway station. No error. तो इसके भी सेकंड पार्ट में एरर है। लीड के स्थान पर लीड्स का प्रयोग होगा क्योंकि ईच ऑफ देज के बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती है। तो ये नियम आप देख लीजिएगा क्योंकि ये नियम बाद में फिर याद आएंगे, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। ईच ऑफ के बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती है। ईच ऑफ देज थ्री रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 14। Each identify the part of the sentence which has an error. If no error, then select 4. The committee has appended a note to its report. No error. तो इसमें क्वेश्चन नंबर ये 4 है, ये आंसर सही है, इसमें कोई एरर नहीं है क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट द कमेटी सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, अतः इसके सिंगुलर वर्ब हैज़ तथा सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो ये है कि सिंगुलर अगर कलेक्टिव नाउन है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब हैज़ और सिंगुलर प्रोनाउन इट्स का प्रयोग होता है। तो ये दोनों करेक्ट है। यहाँ पे हैज़ का उपयोग हुआ है और यहाँ पे इट्स का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15। सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ एन एरर। इन केस ऑफ नो एरर सेलेक्ट ऑप्शन 4. The government has many new schemes for people who want to start business in rural areas. No error. इसका आंसर है डी। दिए गए ग्रामेटिकली करेक्ट है, अतः विकल्प नो एरर सही उत्तर है। सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ एन एरर। इन केस नो एरर, तो सेंटेंस है मधु वाज बोर्न विद एन इनेटेड टैलेंट फॉर राइटिंग पोएट्री। नो एरर, तो इसमें भी नो एरर है, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट। चूज एन ऑप्शन विच हैज एन एरर इन द पार्ट ऑफ। तो मैन हु हैव राइजन बाय देयर ओन एक्सटर्सन आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड। नो एरर, तो दिए गए वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है, अतः विकल्प डी सही है। फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस एंड नंबर। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। तो इनकरेक्ट सेंटेंस ही वाज स्लीपिंग वाइल हिज फ्रेंड वाज स्टडिंग। हैड आई प्रैक्टिस्ड हार्ड आई वुड हैव वोन। हैड आई प्रैक्टिस्ड हार्ड आई वुड हैव वोन। How long were you preparing for this exam? दिए गए विकल्पों में विकल्प डी हाउ लॉन्ग वर यू प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम ग्रामेटिकली रूप में गलत है क्योंकि इसका प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया गया है। उपरोक्त सेंटेंस का प्रयोग वाक्य भाव के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। तो वर यू का उपयोग नहीं होगा। आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट इन द गिवन न्यूज हेडलाइन। सेंट्रल बैंक मेंटेन कंस्टेंट विगिल सेक्टर इंडिविजुअल बैंक्स। तो इसमें जो मेंटेन है ये गलत है। दिए गए सेंटेंस में विकल्प भी मेंटेन में एरर है क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट है सेंट्रल बैंक, सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब मेंटेनेंस का प्रयोग होगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। वाइल यू वर ओपन अर्थ
एन्जॉय द गुड थिंग्स दैट आर हेयर एंड डू नॉट बी सैड एंड विश योर सेल्फ इन हेवन। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। ए जो पार्ट है इसमें रॉन्ग है। उपयुक्त सेंटेंस के वाइल यू वर ओपन अर्थ के स्थान पर वाइल यू आर अपॉन अर्थ होगा। वाइल यू आर नॉट इन द वर। क्योंकि सेंटेंस का जो संपूर्ण स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट टेंस में है, अतः वर के स्थान पर आर का प्रयोग होगा। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ही हैड बीन लिविंग इन लंडन फॉर 2 years व्हेन आई वेंट देयर। उपरोक्त विकल्पों में से विकल्प जो बी है वो गलत है। He had been living in London for 2 years when I went there। ग्रामेटिकली करेक्ट होगा क्योंकि जब वह वहाँ गया तो उसके पहले से ही वह वहाँ रह रहा था, अर्थात पास्ट का पास्ट हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, अतः अन्य विकल्प असंगत हैं। तो he has been living in London for 2 years when I went there, ये भी गलत है। तो जो करेक्ट है ये है he had been living इन लंदन फॉर 2 years व्हेन आई वेंट देयर। तो अगर पास्ट टेंस है तो उसका जो पास्ट, क्योंकि ये यहाँ से देखते से ही हैड बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years व्हेन आई वेंट देयर ग्रामेटिकली करेक्ट होगा क्योंकि जब वह वहाँ गया तो उसके पहले से ही वह वहाँ रह रहा था, अर्थात पास्ट का पास्ट हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। Identify the error in the following sentence marked as section A, B, C and D and choose the correct response from the option provided. The government planning to be set up family welfare centers for slums in cities। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी इनकरेक्ट होगा। उपरोक्त सेंटेंस के विकल्प सी पार्ट बी में व्याकरण संबंधी त्रुटि है, ये यहाँ पे सेटअप वाले में प्लानिंग टू। उपरोक्त सेंटेंस का भावार्थ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, अतः सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज प्लस वर्ब आईएनजी का प्रयोग होगा जहाँ पर इज मिसिंग है, अतः करेक्ट सेंटेंस होगा द गवर्नमेंट, यहाँ पे इज आना था, इज प्लानिंग टू सेट अप फैमिली वेलफेयर सेंटर्स फॉर स्लम्स इन सिटीज। In the following sentence, fill the blank with the most appropriate verb from the given alternative to make a present perfect continuous tense. He dash in the same class for the last 3 years study। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हैज़ बीन स्टडिंग। उपरोक्त रिक्त स्थान में विकल्प ए हैज़ बीन स्टडिंग का प्रयोग होगा, तो सेंटेंस यहाँ पे हैज़ बीन स्टडिंग का प्रयोग होगा। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म का यूज होता है तथा डेफिनाइट टाइम के लिए सिंस तथा इंडेफिनिट टाइम के लिए फॉर का यूज किया जाता है। तो डेफिनेट के लिए सिंस और इंडेफिनिट के लिए फॉर का यूज होता है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का उपयोग होता है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही हैज़ बीन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर द लास्ट 3 years। स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड मार्क द करेक्ट आंसर। ही आउट नॉट हैव डन सच ए डेस्पिसेबल थिंग, नो एरर। तो उपरोक्त सेंटेंस का जो विकल्प डी का पार्ट बी है त्रुटि है। मॉडल वर्ब आउट के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, तो ये जो आउट है इसके साथ में टू का प्रयोग होगा जो कि नहीं हुआ है। तो ही आउट नॉट टू हैव डन सच ए डेस्पिसेबल थिंग। स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड मार्क द करेक्ट आंसर। आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी, नो एरर। तो इसके उपरोक्त सेंटेंस के अनुसार हैव बीन के स्थान पर सिंपल पास्ट टेंस प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात सो का प्रयोग होगा, क्योंकि सेंटेंस में लास्ट ईयर का प्रयोग यह दर्शाता है कि पास्ट टेंस में हो गया है, अतः विकल्प ए में त्रुटि है। तो यहाँ पे आई हैव सा सीन की जगह सो का प्रयोग होगा, सो का प्रयोग होगा। आई हैव सो
that film last year, but I do not remember its story. In the given question, find out which part of the sentence, first, second, third, has no error. In case of no error, answer would be 4. Choose the correct option accordingly. Each of them have a different version of the crime. No error. तो इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें एरर है. दिए गए सेंटेंस के पार्ट सेकंड हैव ए डिफरेंट वर्जन में एरर है. यहाँ हैव के स्थान पर एज का प्रयोग होगा क्योंकि वाक्य का जो सब्जेक्ट है ईच सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग होगा. तो ईच ऑफ दैम के साथ में ये सिंगुलर है तो ईच ऑफ दैम के साथ में हैज का प्रयोग होगा. ये नोट डाउन कर लीजिएगा. विच पार्ट ऑफ द स्पीच इन द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस. बिलीव मी शी इज नॉट राइट फॉर यू. तो इसमें कंजक्शन है, ये नाउन है, इंटरजेक्शन है या वर्ब है. तो ये दिए गए रेखांकित भाग में बिलीव का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब क्रिया होगी क्योंकि वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस में है जिसका सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है. तो ये वर्ब होगी. बिलीव जो है ये वर्ब है. बिलीव की पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब क्रिया होगी क्योंकि वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस में जिसका सब्जेक्ट यू में छुपा हुआ है. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस इज गिवन विच हैज एन एरर इन इट. Spot the error in the sentence. Combining the ongoing crisis in Europe, the data does make a case for a pause in the rate hike. तो इसका ये जो है द डाटा डज मेक ए केस, यहाँ से इसमें एरर है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग होता है तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होता है. अतः डज के स्थान पर मेक्स का प्रयोग होगा. मैं ये दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये छोटे छोटे सेंटेंस हमें गलती ढूंढने में सहायता करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में एस या एस का प्रयोग होता है तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होती है. अतः डज के स्थान पर मेक्स का प्रयोग होगा. तो ये डज नहीं होगा, ये होगा कंबाइनिंग द ऑनगोइंग क्राइसिस इन यूरोप द डाटा मेक्स ए केस फॉर ए पाउस इन द रेट हाइक. In the following question, a sentence is given which has an error in it. Spot the error in the sentence. When she arrived to attend the wedding of her friend, she had been dressed in dark color. तो इसका जो होगा ये she had been dressed, ये इनकरेक्ट होगा. इस वाक्य में had been की जगह was का प्रयोग सही होगा. was का प्रयोग अवस्था बताने के लिए होता है. तो अतः she was dressed in dark color सही सेंटेंस होगा. When she arrived to attend the wedding of friend, जब वह अपने फ्रेंड के शादी को अटेंड करने के लिए पहुंची तो उसने she had been dressed in dark color तो उसने डार्क कलर की ड्रेस पहनी थी. तो यहाँ had been की जगह was का प्रयोग होगा. In the following question, a sentence is given which has an error in it. Spot the error in the sentence. Bani, who studies medicine at present, hopes to go abroad after graduation. तो ये जो बानी हो स्टडीज मेडिसिन ये गलत है. बानी हो स्टडीज मेडिसिन की जगह हु इज स्टडिंग, स्टडीज नहीं आएगा, ये स्टडिंग होगा. हु इज स्टडिंग मेडिसिन उचित होगा क्योंकि वाक्य का भाव प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है. ये प्रेजेंट में है तो इसमें स्टडीज नहीं होगा, ये स्टडिंग होगा. In the given question, find out which part of the sentence, first, second, third, fourth, has an error. Choose the correct option accordingly. A fire has broke out at a disused hotel on the seafront. तो इसका जो ऑप्शन बी है वो इनकरेक्ट है. हैज़ ब्रोक आउट के स्थान पर हैज़ ब्रोकन आउट का प्रयोग होगा क्योंकि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो वर्ब
ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन का प्रयोग शुद्ध होगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा ए फायर हैज ब्रोकन आउट ए डिस्यूज्ड होटल ऑन द सी फ्रंट। रीड द सेंटेंस to find which part has an error. If no error then select option. तो इसका जो ऑप्शन सेकंड होगा ये गलत है। आई सजेस्ट यू टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। तो भाग सेकंड में त्रुटि है क्योंकि वर्ब सजेस्ट के बाद इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं होगा। तो ये जो टू है इसका प्रयोग नहीं होगा। आई सजेस्ट यू अप्लाई फॉर द पोस्ट। इन द गिवन सेंटेंस find out which part of the sentence has an error. If no error then choose option 4. The prolific cries of the orphaned children moved everybody present at the funeral. In the above sentence, part third, present at the funeral is grammatically error because the first verb moved of the sentence is used in simple past tense. Therefore the second part of sentence, the verb presented verb की second form should be used. तो ये जो है ना moved, ये सिंपल पास्ट टेंस में उपयोग किया गया है इसका moved का। तो फिर अगर ये सिंपल पास्ट टेंस में है तो इसका जो सेकंड पार्ट होगा सेंटेंस का, तो वर्ब की वो प्रेजेंटेड में वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो इसमें उपयोग होगी। तो करेक्ट सेंटेंस होगा द प्रोलिफिक क्राइसिस ऑफ द ऑर्फेंड चिल्ड्रन मूव्ड एवरीबडी प्रेजेंटेड एट द मिनरल। तो ये जो प्रेजेंट है ये प्रेजेंटेड होगा, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी ना कि फर्स्ट फॉर्म। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज इट्स करेक्ट टेंस from the given options. It was still raining when I reached there. तो इसका जो होगा ये होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उपरोक्त वाक्य में वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग से स्पष्ट है कि वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट हो गया इट, फिर वाज हो गया, फिर स्टिल रेनिंग ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फिर आईएनजी, फिर हो गया ऑब्जेक्ट व्हेन आई रीच देयर। देयर इज ए नीड टू रिवाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन कंट्रोलिंग अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन। तो इसमें जो ये टू रिसीविंग है, टू रिवाइजिंग के स्थान पर टू रिवाइज का प्रयोग प्रयुक्त होगा क्योंकि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इन्फिनेटिव के रूप में होता है, अतः विकल्प बी में गलती है। अब आगे है प्रीपोजिशन। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वन डे ए वेल्दी मैन ड्रोव आउट ऑफ द ग्रेट बिग सिटी इन विच ही लिव्ड। तो आउट ऑफ जो है ये इसमें आउट ऑफ का उपयोग होगा ना कि ऑफ। ड्राइव आउट ऑफ ए पैलेस का अर्थ है कोई स्थान छोड़कर चले जाना। इन द फॉलोइंग सेंटेंस पार्ट इसका जो हिंदी होगी वो होगी एक अमीर आदमी एक दिन जहाँ पे वह रहता था, जो बड़ी सिटी थी जहाँ पे वह रहता था वो छोड़कर चले गए। ABC and D. Identify the part of the sentence which is not grammatically correct. The children were quarreling between themselves when all of a sudden it occurred to them then that their teacher was watching them. The children were quarreling between themselves when all of a sudden it occurred to them that their teacher was watching them. तो इसका जो बी होगा between themselves ये गलत है। यहाँ बिटवीन का प्रयोग शुद्ध नहीं है, अमोंग का प्रयोग शुद्ध है। दो से अधिक के बीच के लिए अमोंग का प्रयोग किया जाता है, ये याद देख लीजिएगा कि दो से अधिक के बीच के लिए अमोंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है अर्थात दो से अधिक हैं। तो देमसेल्फ भी प्लूरल है अतः अमोंग का प्रयोग शुद्ध होगा, नॉट इन द बिटवीन।
The children were quarreling among themselves when all of a sudden it occurred to them that their teacher was watching them. Identify the underlined part of the sentence which is not grammatically correct. Owing to bad weather, the aeroplane could not leave in its expected time of departure. तो इसका जो आंसर होगा ये होगा इसमें इन इट्स। उपयुक्त वाक्य के रेखांकित भाग कुड नोट लीव इन इट्स में प्रीपोजिशन इन के स्थान पर एट का प्रयोग किया जाएगा। इन का प्रयोग सामान्यतः किसी समय की अवधि को बताने के लिए किया जाता है, जबकि एट का प्रयोग घड़ी के समय या किसी निश्चित समय को बताने के लिए किया जाता है। जैसे ही डाइड इन 1988, आई विल मीट एट 4 o'clock, आई विल मेट यू एट लंच टाइम। यहाँ प्लेन के छूटने का समय निर्धारित होगा, अतः प्रीपोजिशन एट के स्थान पर इनका एट का प्रयोग इन के स्थान पर होगा। तो अगर कोई सन वगैरह हमें बताया गया है, दोबारा से देख लीजिए यहाँ से, किसी समय की अवधि को बताने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग जो है वो समय की अवधि के लिए किया जाता है, और जबकि एट का प्रयोग घड़ी के समय या किसी निश्चित समय को बताने के लिए किया जाता है। जैसे ये टाइम फिक्स है कि ये 1988 में उनकी मृत्यु हुई थी, ये तो समय हो गया, और ये होगा घड़ी का समय। आई विल मेट एट 4 o'clock, मैं आपसे 4 बजे मिलूँगा। आई विल मीट यू एट लंच टाइम, मैं आपसे लंच के टाइम के दौरान या लंच के टाइम के समय मिलूँगा। जहाँ प्लेन के छूटने का समय निर्धारित होगा, अतः प्रीपोजिशन एट का प्रयोग इन के स्थान पर होगा। तो यहाँ पे इन नहीं होगा, एट होगा। लीव एट इट्स एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिपार्चर। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट of the sentence which is not grammatically correct. The Egyptian first made paper out from papyrus which grew along the river Nile. तो इसमें जो बी होगा ये आउट फ्रॉम, ये आउट ऑफ का उपयोग किया जाएगा। मेक पेपर आउट ऑफ पेपराइज से कागज़ बनाना, तो पेपराइज होता है पेपराइज से कागज़ बनाना। रिमेंबर टू स्विच ऑफ योर मोबाइल फ़ोन एट द मूवी हॉल। उपयुक्त वाक्य के भाग एट द मूवी हॉल में प्रीपोजिशन एट का प्रयोग गलत किया गया है। सामान्यतः किसी भी स्थान पर रुकने के लिए तथा किसी रूम, ऑफिस और सिनेमा हॉल के अंदर उपस्थित होने के लिए प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है, अतः यहाँ एट के स्थान पर इन का प्रयोग होगा। रीड द सेंटेंस एंड identify the part which has an error. If no error, then select option 4. My pet dog is tired with playing the entire day. No error. तो इसके जो पार्ट सेकंड में एरर है। उपरोक्त वाक्य के भाग में प्रीपोजिशन एरर है। यहाँ पर टायर्ड विद के स्थान पर टायर्ड ऑफ का प्रयोग होगा। टायर्ड ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल है। My pet dog is tired of playing the entire day. In the given question, find out which part of the sentence has an error. Choose correct option accordingly. The teacher let the boy off with a warning, though she was convinced with his guilt. उपरोक्त वाक्य के भाग 4 में convinced with his guilt के स्थान पर वाक्य में कन्विंस्ड ऑफ हिज गिल्ट का प्रयोग होगा। वाक्य में प्रोपोजिशन एरर है, विद के स्थान पर ऑफ का प्रयोग होगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा द टीचर लेट द बॉय ऑफ विद ए वार्निंग थो शी वाज कन्विंस्ड ऑफ हिज गिल्ट। आइडेंटिफाई द पार्ट विच हैज एन एरर। इफ नो एरर देन सेलेक्ट ऑप्शन 4। पीपल आर सोरिंग बिकॉज ऑफ द राइजिंग प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें शोर जो है दिए गए वाक्य में शोर तेज गति से बढ़ने के स्थान पर शोरिंग ऑन। टू बिकम अनप्लीजेंट, शोरिंग ऑन का मीन्स है नाखुश होना। कब, क्योंकि वाक्य में शोरिंग और राइजिंग एक ही अर्थ देते हैं और प्यूपिल के साथ शोरिंग ऑन का प्रयोग वाक्य को उपयुक्त अर्थ देता है। प्यूपिल आर शोरिंग ऑन बिकॉज ऑफ द राइजिंग प्राइसेज ऑफ कमोडिटीज। Identify the part which has an error. If no error, select 4.
Expeditious steps should be taken in order to complete the work in 2 weeks. No error. उपयुक्त वाक्य के पार्ट थर्ड में इन के स्थान पर प्रीपोजिशन विद इन के अंदर भीतर का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य में 2 वीक्स एक सीमित समय है तथा प्रीपोजिशन विद इन का प्रयोग किसी समय सीमा के भीतर कार्य करने के लिए किया जाता है, अतः विद इन का प्रयोग उपयुक्त होगा। प्रीपोजिशन विद इन के अंदर का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य में 2 वीक्स एक सीमित समय है तथा प्रीपोजिशन विद इन का प्रयोग किसी समय सीमा के भीतर कार्य करने के लिए किया जाता है, अतः विद इन का प्रयोग उपयुक्त होगा। करेक्ट सेंटेंस है, एक्सपीडिटियस स्टेप्स शुड बी टेकन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क विद इन 2 वीक्स। रीड द वर्ड इन द bold italic in the sentence given below and choose its correct part of speech from the given options. He completed the work assigned to him within a month. तो उसका जो आंसर है ये है प्रीपोजिशन। उपयुक्त वाक्य में इटैलिक्स वर्ड विद इन, ये जो विद इन है पार्ट ऑफ स्पीच प्रीपोजिशन है जिसका प्रयोग किसी सीमित समय के भीतर कार्य करने के लिए होता है। Read the given sentence to find out which part has no error. If no error, they select option 4. Could you put your ideas down in paper? दिए गए वाक्य के भाग सीमित त्रुटियाँ हैं, इसमें डाउन इन पेपर के स्थान पर डाउन ऑन पेपर का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पैरासल वर्ब पुट डाउन लिखना है। प्रीपोजिशन ऑन के स्थान पर वाक्य को उपयुक्त प्रदान करता है। करेक्ट सेंटेंस होगा कुड यू पुट योर आइडियाज डाउन ऑन पेपर। तो फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल है ये हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।